अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कब्र खाली मुर्दा गायब दूसरा हिस्सा। महल में बादशाह, मलका, शहजादियां और कनीजें रो रहे थे। नौउमर शहजादे की लाश पलंग पर पड़ी थी। अचानक दरबान ने आकर कहा, बादशाह सलामत, एक फकीर आया है, कहता है मैं शहजादे को जिंदा कर सकता हूँ। बादशाह और मलका ने दरबान की तरफ रोती हुई आंखों से देखा। बादशाह खामोश रहा। मलका ने रोते हुए कहा, उसे बुलाओ, शायद वो मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। यूनानी गुरु जब शाही कमरे में दाखिल हुआ तो सब लोग उसकी तरफ तकने लगे। मलका ने कहा, मेरे बच्चे को जिंदा करो, मैं तुम्हें सारी सल्तनत बख्श दूंगी। यूनानी गुरु बोला, मुझे सारी सल्तनत की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बादशाह सलामत वादा करें कि मुझे अपना सारा खजाना इनाम में दे देंगे तो मैं शहजादे को अभी जिंदा किए देता हूँ। बादशाह ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। यूनानी गुरु ने कहा, तो फिर आप सब लोग इस कमरे से चले जाएं और मुझे लाश के पास अकेला छोड़ दें। बादशाह ने उसी वक्त सबको चले जाने का हुक्म दिया और इसके साथ ही खुद भी कमरे से निकल गया। पर्दे गिरा दिए गए। जब यूनानी गुरु शहजादे की लाश के पास अकेला रह गया तो उसने कुर्ते के अंदर से नाग सांप वाली बोतल निकाली और उसे खोल दिया। नाग सांप रेंगता हुआ बाहर आ गया। यूनानी गुरु ने कहा, नाग सांप, इस लाश को डस दे। नाग सांप को अपनी कुछ होश नहीं थी। वो यूनानी गुरु के हुक्म का पाबंद था। सांप रेंगता हुआ शहजादे की लाश के पास गया और उसके बाजू पर डस दिया। यूनानी गुरु ने नाग सांप को पकड़कर बोतल में बंद करके अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया और गौर से शहजादे की लाश को देखने लगा। जरा सी देर में लाश में हरकत पैदा हो गई। लाश जिंदा हो गई और शहजादे ने आंखें खोल दी। अब्बा हजूर कहाँ हैं? शहजादे ने सवाल किया। यूनानी गुरु ने आवाज देकर बादशाह, मलका और दूसरे लोगों को अंदर बुला लिया। बादशाह और मलका ने अपने बच्चे को जिंदा देखा तो खुशी से निहाल हो गए। शहजादे के गले लगकर उसे चूमने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह तो यूनानी गुरु के कदमों में गिर पड़ा। आपने मेरे बच्चे को फिर से जिंदा करके मुझे खरीद लिया है हजूर, मेरा सारा खजाना हाजिर है। और बादशाह ने उसी वक्त चाबियां मंगवाकर यूनानी गुरु के हवाले कर दी और नौकरों से कहा कि सारा खजाना घोड़ों पर लाद कर इस गुरु के साथ कर दिया जाए। यूनानी गुरु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो नौकरों के साथ शाही खजाने वाले बड़े कमरे में आ गया। हर तरफ हीरे जवाहरात से बोरियां भरी पड़ी थीं। इतना कीमती खजाना, इतना बड़ा खजाना यूनानी गुरु ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। नौकरों ने बोरियां उठा उठाकर बाहर लानी शुरू कर दी। जैसा कि हर खजाने पर एक सांप बैठा होता है, बादशाह के खजाने में भी एक जहरीला सांप रहता था, मगर उसको आज तक किसी ने नहीं देखा था। नौकर खजाने की बोरियां बाहर निकाल रहे थे कि यूनानी गुरु ये समझकर कि ये तो अपना खजाना है, हीरे जवाहरात और सोने के बोरों को देखता हुआ कमरे के कोने में आ गया, जहां बड़े कीमती हीरे जवाहरात चांदी के संदूक में से बाहर गिर रहे थे। यूनानी गुरु ने कुछ हीरे उठाए और उन्हें गौर से देखने लगा। उसी चांदी के जवाहरात वाले संदूक के पीछे खजाने का बहुत ही जहरीला सांप छुपा हुआ था। जो ही यूनानी गुरु ने जवाहरात उठाए, सांप ने फुंकार मारकर उसे डस दिया। उस सांप का जहर इतना खतरनाक और हलाक कर देने वाला था कि यूनानी गुरु खड़े खड़े धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा और उसके गिरने से कमीज के अंदर छुपाई हुई बोतल टूट गई और नाग सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ बोरियों के पीछे चला गया। गुरु के मरने से वहां शोर मच गया। गुलाम यूनानी गुरु की लाश उठाकर बाहर ले गए और खजाने के दरवाजे को बंद कर दिया गया। यूनानी गुरु मर चुका था और उसके जिस्म ने पिघलना शुरू कर दिया था। बादशाह को अफसोस हुआ, मगर उसने हुक्म दिया कि इस शख्स को शाही कब्रिस्तान में दफन कर दो। उधर नाग सांप बोरियों के पीछे छुपा हुआ था कि अचानक खजाने के सांप को नाग देवता की बू महसूस हुई। ये बू बड़ी धीमी धीमी आ रही थी। खजाने का सांप संदूक के पीछे से बाहर आ गया और नाग देवता को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर वह जवाहरात की बोरी के पीछे आ गया। उसने नाग देवता को देखते ही फन झुका दिया और सांप की जुबान में बोला, अजीम नाग देवता, आपका आना मुबारक हो, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। नाग सांप को खजाने के सांप की आवाज जरूर आ रही थी। वो उसके लफ्जों को भी समझ गया था, मगर खुद बोल नहीं सकता था। खजाने का सांप समझ गया कि किसी ने इस पर तिलिस्म कर रखा है। खजाने का सांप ये कैसे देख सकता था कि नाग देवता पर जादू हो गया हो। उसने नाग देवता को वहीं ठहरने का हुक्म दिया और खुद बड़ी तेजी से एक संदूक के अंदर चला गया। उस संदूक में एक नायाब और तिलिस्मी असर रखने वाला सुर्ख रंग का अकीक पड़ा था, जिसमें से शुआएं निकल रही थीं। खजाने के सांप ने उस अकीक को अपने मुंह में दबाया और संदूक से बाहर आकर नाग सांप के सामने रख दिया। नाग सांप पर अकीक की गर्म सुरख शुआएं पड़ी तो वो पीछे को हटा। खजाने के सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, आप पर तिलिस्म हो गया है, आप इसी जगह बैठे रहें, इस हकीक की शुआएं आपके तिलिस्म के असर को खत्म कर देंगी। नाग सांप ये सुन रहा था, मगर उसका जहन पूरी तरह बेदार नहीं था। फिर भी वो कुंडली मारकर बैठा रहा।
अकीक की सुरख नीम गर्म शुआओं में कुदरत ने जबरदस्त असर डाल रखा था। नाग साम की याददाश्त वापस आने लगी। उसके जिस्म से नाग की पूरी खुशबू भी निकलनी शुरू हो गई। इस खुशबू को केटी और थ्यूसोंग ने भी सूंघ लिया, जो शहर के दोनों अतराफ अलग अलग नाग, अंबर और जूली सोंग को ढूंढ रहे थे। केटी और थ्यूसोंग नाग की खुशबू की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये खुशबू उन्हें शाही महल की तरफ से आती महसूस हो रही थी। दोनों शाही महल के बाहर आकर मिल गए। केटी ने थ्यूसोंग को देखते ही कहा, थ्यूसोंग, नाग की खुशबू आ रही है। थ्यूसोंग ने सांस भरते हुए कहा, यह खुशबू इसी शाही महल में से आ रही है, हमें इसके अंदर जाना चाहिए। केटी कहने लगी, तुम छोटे होकर अंदर जा सकते हो, मैं यहाँ बाग में बैठती हूँ, खुदा के लिए जल्दी जाओ, बड़ी मुद्दत के बाद नाग की खुशबू आई है। अंबर और जूली सोंग की खुशबू भी जरूर आ जाएगी, मुझे यकीन है वो भी इसी शहर में है। थ्यूसोंग महल की ऊंची दीवार की तरफ दौड़ा। दिन का वक्त था, चारों तरफ दिन की रोशनी फैली हुई थी। थ्यूसोंग ने एक दीवार में छोटा सा शगाफ देखा और अपने आप को उंगली के बराबर छोटा करके दीवार में से गुजर गया। दूसरी तरफ नाग अपने होश में आ गया था, उसको सब कुछ याद आने लगा था। उसने खजाने के सांप से कहा, तुम्हारा शुक्रिया, जादू का असर खत्म हो गया है, तुम इस अकीक को वहीं संदूक में जाकर रख दो। फिर खजाने के सांप ने नाग को बताया कि एक आदमी खजाने को यहां से निकाल कर ले जा रहा था कि मैंने उसे डसकर हलाक कर डाला। खजाने के सांप ने जो हुलिया बताया वो यूनानी गुरु का था। नाग समझ गया कि लालची इंसान अपने इंजाम को पहुंचा। अब नाग अपनी दूसरी ताकत आजमाना चाहता था। उसने खजाने के सांप से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नाग खजाने वाले कमरे से निकलकर रेंगता हुआ महल के पिछले दालान में आ गया। यहाँ दिन की रोशनी में एक दरख्त के साए में कुछ मुलाजिम खड़े आपस में बातें कर रहे थे। बादशाह के महल से खुशियों के गीत गाने की आवाजें आ रही थीं। नाग ने दो कनीजों को आपस में बात करते सुना तो उसे मालूम हुआ कि यूनानी गुरु के सांप के डसने से बादशाह का बेटा जो मर गया था दोबारा जिंदा हो गया है और हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। उसने ये भी सुना कि यूनानी गुरु इनाम में मिलने वाला खजाना निकाल कर ले जा रहा था कि खजाने के सांप के डसने से मर गया। नाग को खुशी हुई कि एक साजिशी, जालिम और दौलत का पुजारी शख्स अपने इंजाम को पहुंचा। नाग बाग की दूसरी तरफ निकल गया। यहाँ उसने एक हल्की सी फुंकार मारकर सांस खींचा तो वो सांप से उकाब बन गया और तेजी से फिजा में बुलंद होकर महल के ऊपर मंडलाने लगा। उसे केटी और थ्यूसोंग ने ना देखा। अब नाग को भी केटी और थ्यूसोंग की खुशबू आ रही थी। वो नीचे आ गया। वो बाग में उतरा तो उसकी नजर केटी पर पड़ी। नाग खुश हो गया और केटी के पास जाते ही इंसानी शक्ल में आकर बोला, केटी, खुदा का शुक्र है तुमसे फिर मुलाकात हुई। नाग को देखकर केटी को भी बेहद खुशी हुई। उसने नाग को बताया कि थ्यूसोंग उसकी तलाश में महल के अंदर गया हुआ है। नाग बोला, फिक्र की कोई बात नहीं, वो जल्द इसी बाग में आ जाएगा। अब नाग ने केटी से अंबर और मारिया के बारे में पूछा। केटी ने बताया कि अंबर और जूली सोंग कल से लापता हैं और मारिया का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। नाग ने पूछा, ये जूली सोंग कौन है? तब केटी ने नाग से जूली सोंग का दोबारा तारुफ करवाया और बताया वो थ्यूसोंग की बहन है और खलाई सारे से अपनी बहन की तलाश में आई थी। नाग ने उसका हुलिया केटी से पूछ लिया ताकि जरूरत के वक्त उसे पहचान सके। अभी नाग जूली सोंग के जिस्म की खुशबू से वाकिफ नहीं हुआ था। नाग और केटी बाहर बाग में बैठे थे। उधर थ्यूसोंग छोटा सा बनकर महल में लपक कर चक्कर लगा रहा था। उसे नाग की खुशबू महल के बाहर से आती महसूस हुई। वो तेजी से महल की दीवार वाले शगाफ की तरफ बढ़ा। वह शगाफ में से गुजर रहा था कि एक पहरेदार करीब से गुजरा। उसने एक उंगली के बराबर आदमी को शगाफ में से निकलते देखा तो हक्का बक्का होकर रह गया। फिर उस ठिगने आदमी को कुदरत का अजूबा समझकर उठाया और जेब में डाल लिया। थ्यूसोंग ने सोचा कि अगर वह जेब के अंदर बड़ा हो गया तो खुदा जाने पहरेदार पर इसका क्या असर हो और वह खौफ से कहीं मर ही ना जाए। और थ्यूसोंग नाहक किसी को मारने के हक में नहीं था। चुनाचे वो इंतजार करने लगा कि यह पहरेदार कहाँ जाकर उसे जेब से बाहर निकालता है। पहरेदार घोड़े को सरपट दौड़ाता एक हवेली में दाखिल हो गया। सेहन में घोड़ा बांधकर वो एक कमरे में घुसा और चीख मारकर बोला, खाला खाला, देख मैं तेरे लिए इंसानी खिलौना लाया हूं। और पहरेदार ने थ्यूसोंग को जेब से निकालकर मेज पर रख दिया और एक तीखी आंखों वाली दुबली पतली बूढ़ी औरत उसे गौर से देखने लगी। ये पहरेदार की खाला थी। थ्यूसोंग ने सोचा कि चलो जरा दिल लगी हो जाए, अभी बड़ा बनने की खास जरूरत नहीं। वो भी मजे लेने लगा। हालांकि इंसान को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और ना अपने घुमंड को तस्कीन देने के लिए अपनी किसी खूबी का प्रोपेगेंडा करना चाहिए। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं और इज्जत पाते हैं कि जो अपनी खूबियों को बढ़ चढ़कर बयान नहीं करते, जो नेक अमल करते हैं और अपनी नेकी को छुपा कर रखते हैं। बूढ़ी औरत एक पुरस्कार औरत थी और किसी को मालूम ना था कि वो रात को मुर्दा रूहों को बुलाती है और उनसे बातें करती है। मुर्दा रूहों ने बूढ़ी खाला को उसी रात ही बताया था कि वो अगर ऐसे इंसान को अपने काबू में करने में कामयाब हो जाए कि जिसका कद उनकी उंगली के बराबर हो तो वो तिलिस्म सामरी के तख्त पर बैठकर सारी दुनिया के जादूगरों पर हुकूमत कर सकती है। कुदरत ने अचानक बूढ़ी खाला की ख्वाहिश पूरी कर दी थी
और उंगली के बराबर साइज का इंसान थ्योसॉन्ग उसके सामने मेज पर खड़ा उसे मुस्कुराकर तक रहा था। थ्योसॉन्ग को कोई खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या गुजरने वाली है। बूढ़ी खाला ने 1 सेकंड के अंदर अंदर 4 बार एक बेहद तेज, गर्म और खतरनाक मंत्र मुंह ही मुंह में पड़ा और थ्योसॉन्ग पर फूंक मार दी। इस तिलिस्मी फूंक का सबसे पहला असर यह हुआ कि थ्योसॉन्ग का बायां बाजू बेजान होकर रह गया। बाजू के साथ ही थ्योसॉन्ग का वो हाथ भी सुन्न होकर रह गया जिसकी उंगली अपने जिस्म पर लगाकर वो खुद को बड़ा कर सकता था। अब थ्योसॉन्ग को एहसास हुआ कि वो महज दिलचस्पी हासिल करने की खातिर इस कदर शदीद गलती कर बैठा है, मगर अब पछताने से कुछ हासिल नहीं हो सकता था। वो अपनी उंगली को जरा सी भी हरकत नहीं दे सकता था। थ्योसॉन्ग परेशान होकर मेज पर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसने बुलंद आवाज में बूढ़ी औरत से कहा, तुमने मेरा बाजू क्यों सुन्न कर दिया है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थ्योसॉन्ग का ख्याल था कि शायद धमकाने से बूढ़ी खाला तिलिस्म का असर खत्म कर दे, मगर बूढ़ी इतनी अहमक नहीं थी। उसे तो जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला था कि सारी दुनिया के जादूगरों की मलका बन सकती थी। उसने पहरेदार यानी अपने भांजे को बाहर भगा दिया और कहा, अब तुम जाओ, मैं इसे तुम्हारी निशानी समझकर अपने पास रखूंगी। पहरेदार चला गया। थ्योसॉन्ग के करीब अपना झुर्रियां भरा मक्कार चेहरा लाकर बूढ़ी खाला ने कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरी वजह से सारी दुनिया के जादूगरों पर हुकूमत करूंगी। तू अब हमेशा मेरी कैद में रहेगा। बूढ़ी खाला ने एक और मंत्र पढ़कर थ्योसॉन्ग पर जोर से फूंक मारी। इस फूंक के असर से थ्योसॉन्ग बेहोश हो गया। बेहोश होते ही उसके जिस्म से जो खुशबू आ रही थी वो बंद हो गई। इसको केटी और नाग ने फौरन महसूस किया। दोनों महल के बाग में बैठे थ्योसॉन्ग का इंतजार कर रहे थे कि अचानक थ्योसॉन्ग की खुशबू आनी बंद हो गई। केटी ने घबरा कर कहा, नाग भैया, थ्योसॉन्ग की खुशबू नहीं आ रही। नाग ने भी चौंक कर इधर उधर देखा, फिजा को जोर से सूंघा और बोला, हाँ केटी, थ्योसॉन्ग की खुशबू आनी बंद हो गई है। तुम इस जगह ठहरो, मैं महल के अंदर जाकर पता करता हूँ। केटी ने उसे रोक दिया और बोली, नहीं नहीं नाग, तुम मत जाओ, कहीं तुम भी किसी मुसीबत में न फंस जाना। हम शहर से बाहर चट्टान वाली गार में चलकर थ्योसॉन्ग का इंतजार करते हैं। वो यकीनन अब महल में नहीं है। मौका मिलते ही वो गार में आएगा। नाग की ख्वाहिश थी कि वो शाही महल में जाकर थ्योसॉन्ग को तलाश करे, मगर केटी ने उसे बिल्कुल न जाने दिया और वहीं से उसे साथ लेकर शहर के बाहर वाली गार की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ बूढ़ी खाला ने थ्योसॉन्ग को पत्थर के एक संदूक में बंद करके जादूगर सामरी को मंत्रों के जरिए इतला कर दी कि अब वो जादूगरों की मलका है। जादूगर सामरी फौरन हवा में परवाज करता बूढ़ी खाला के पास आ गया। बूढ़ी खाला ने उसे छोटा सा थ्योसॉन्ग दिखाया तो सामरी कहने लगा, जब तक तू इसे जादूगरों की मजलिस में ले जाकर सबके सामने इसको जाहिर नहीं करती, कोई तुम्हें जादूगरों की मलका नहीं मानेगा। इसे लेकर मेरे साथ चलो, मैं कोकाफ में जादूगरों को बुलाता हूँ। तुम इस छोटे इंसान को वहां दिखा देना, फिर सब तुझे मलका तस्लीम कर लेंगे और तू तख्त पर बैठकर जादूगरों पर हुकूमत करेगी। बूढ़ी खाला ने थ्योसॉन्ग को उठाकर एक थैली में बंद किया और सामरी के साथ कोकाफ के पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई। अब सूरत हाल यह है कि अंबर सुरख सांप की शक्ल में बोतल में बंद इसी शहर सारिगान के कब्रिस्तान की एक कब्र में उस मुर्दे के पास मौजूद है जिसको नाग सांप ने डसकर जिंदा कर दिया था। थ्योसॉन्ग बूढ़ी खाला की थैली में बंद कोकाफ ले जाया जा रहा है, जबकि उसकी उंगली हरकत नहीं कर सकती। जूली सॉन्ग इसी शहर में सारिगान के एक मकान में योगर्ट की कैद में है, जंजीरों में जकड़ी हुई है, जो उसकी रहनुमाई में एक खलाई जहाज तैयार कर रहा है। योगर्ट के पास जो तिकोना सितारा है उसकी रोशनी की वजह से जूली सॉन्ग नीम बेहोश है और उसके जिस्म में पूरी ताकत नहीं रही। मारिया अभी सारिगान के शहर में नहीं पहुंची और ना केटी सारिगान शहर के बाहर चट्टान वाली गार में बैठे इस इंतजार में है कि शायद थ्योसॉन्ग यहाँ आ जाए। उन्हें ना अंबर की खुशबू आ रही थी, ना जूली सॉन्ग की, ना थ्योसॉन्ग की। नाग कहने लगा, शाम हो रही है केटी, अभी तक थ्योसॉन्ग, जूली सॉन्ग और अंबर में से कोई भी वापस नहीं आया। मुझे खुद उनकी तलाश में निकलना होगा। केटी फिर कहने लगी कि वो ना जाए, कहीं वो भी उससे बिछड़ ना जाए। नाग ने कहा, अगर मैं ना गया तो फिर हम कब तक यहाँ यूं ही पड़े रहेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं बड़ी एहतियात से काम लूंगा और फिजा में परवाज करके थ्योसॉन्ग को ढूंढूंगा। बड़ी मुश्किल से केटी ने नाग को इजाजत दे दी, मगर ताकीद की कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद गार में आकर अपनी शक्ल दिखा जाया करे। नाग ने सांस भरकर छोड़ा और उकाब बनकर फिजा में बुलंद हो गया। उसने सारे शहर का एक चक्कर लगाया, झुककर एक एक मकान को गौर से देखा, बागों में देखा, मगर उसे अंबर, थ्योसॉन्ग, मारिया में से कोई ना मिला। किसी की एक बार भी खुशबू ना आई। नाग नाउमीद होकर वापस केटी के पास आ गया, क्योंकि अब रात का अंधेरा भी फैलने लगा था। दोनों गार में उदास उदास बैठे अंबर, मारिया, थ्योसॉन्ग और जूली सॉन्ग की बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें मारिया की खुशबू महसूस हुई। नाग ने चौंक कर कहा, केटी, तुमने मारिया की खुशबू महसूस की? हाँ, केटी खुशी से उछलकर बोली, यह मारिया की खुशबू है। नाग ने कहा, मैं इस खुशबू के पीछे जाता हूँ।
मेरा ख्याल है कि मारिया को भी हमारी खुशबू पहुंच गई होगी और वो इसी तरफ आ रही होगी। ये कहकर नाग उकाब की शक्ल में फिजा में उड़ गया। दूसरी तरफ से मारिया भी उड़ती हुई सारीगान शहर में पहुंच गई। उसे भी केटी और नाग की खुशबू आ रही थी और वह उसी सीट में बढ़ रही थी। अचानक मारिया ने फिजा में उकाब को उड़ते देखा। मारिया गोता लगाकर तेजी से उकाब के करीब आ गई और बोली, नाग भैया। नाग ने खुश होकर कहा, मारिया खुदा का शुक्र है तुम आ गई हो। नाग उसे लेकर केटी के पास आ गया। नाग इंसानी शक्ल में था। यहाँ सबसे पहले मारिया ने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह जब केटी और अंबर खानका में सारीगान शहर जाकर नाग और मारिया को तलाश करने का प्रोग्राम बना रहे थे तो वो उसी खानका में लटकी हुई थी। नाग और केटी बड़े हैरान हुए। तब नाग ने अपनी कहानी सुनाई। मारिया ने पूछा, अंबर, थ्यूसोंग और जूलीसोंग कहाँ हैं? उनकी खुशबू क्यों नहीं आ रही? अब केटी ने मारिया को थ्यूसोंग और जूलीसोंग और अंबर की गुमशुदगी के बारे में बताया। मारिया अफसोस करने लगी, फिर सोचकर बोली, मैं शहर के मकानों में जाकर उन्हें देखती हूँ। मैं जूलीसोंग को पहचान सकती हूँ। नाग अभी उसे नहीं मिला, ये उसे नहीं पहचानेगा, इसलिए नाग भैया तुम केटी के पास ही रहो। ये कहकर मारिया फिजा में बुलंद होकर शहर के मकानों के ऊपर आकर उड़ने लगी। उसने शहर के ऊपर 3-4 चक्कर लगाए। रात का अंधेरा हो गया था। मकानों में चिराग रोशन हो गए थे। मारिया ने नीचे आकर मकानों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वो एक मकान में जाकर मकान के सारे कमरों में घूम फिर कर देखती। उसे कहीं भी अंबर, थ्यूसोंग और जूलीसोंग नजर न आए। नजर भी कैसे आते? अंबर तो लाल सांप की शक्ल में बेहोशी की हालत में बोतल में बंद सारीगान के कब्रिस्तान में जिंदा मुर्दे के साथ था और थ्यूसोंग को नीम बेहोश करके बूढ़ी खाला अपने साथ कोकाफ ले जा चुकी थी। सिर्फ जूलीसोंग इसी शहर के एक तंगो तारीक मकान में जंजीरों में जकड़ी नीम बेहोश पड़ी थी। मगर मारिया उस मकान में अभी नहीं गई थी। मारिया अब शहर के शुमाली इलाकों के मकानों में आ गई। उसको शहर से थोड़ी दूर एक पुराना सा छप्पर वाला मकान नजर आया। मारिया उसके अंदर आ गई तो देखा कि एक आदमी एक अजीब किस्म की मशीन बनाने में मसरूफ है। ये योगर्ट था जो खलाई जहाज तैयार कर रहा था। मारिया गौर से उस आधे बने हुए खलाई जहाज की मशीन को देखने लगी। योगर्ट ने चिराग जला रखा था। वो बड़ी मेहनत से मशीन का एक एक पुर्जा जोड़ रहा था। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक बोतल थी। उसमें सब्ज रंग का महलूल भरा हुआ था। उसने बोतल मेज पर रखी और कहा, आका, क्या ये उड़न खटोला हवा में उड़ेगा? योगर्ट ने माथे से पसीना पहुंचते हुए बूढ़े की तरफ देखा और बोला, ये उड़न खटोला नहीं है, ये खलाई जहाज है। ये खला में उड़ता हुआ एक खलाई सियारे में जाएगा। मारिया के कान खड़े हो गए क्योंकि जूलीसोंग भी खलाई लड़की थी। बूढ़ा कहने लगा, आका, क्या आप मुझे भी साथ ले जाएंगे? मैं खलाई सैयारे की सैर करना चाहता हूँ। योगर्ट ने हंसकर कहा, तुम जाकर क्या करोगे? तुम इसी जगह रहना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। बूढ़ा नौकर बोला, आका, मैं मकान पर जाऊं, उसे खाना देना है। योगर्ट ने कहा, उसे खाने पीने की जरूरत नहीं है, फिर भी जाकर देखो वो किस हाल में है। उसका वहीं रहना बहुत जरूरी है। उसकी मदद के बगैर मैं खला के सियारे पर नहीं पहुंच सकता। मारिया चौंकी, ये किसके बारे में कह रहा है? चुनाचे जब बूढ़ा जाने लगा तो मारिया भी उसके साथ ही चल पड़ी। बूढ़ा योगर्ट के पुराने मकान में आ गया। मारिया उससे पहले मकान में दाखिल होकर कमरों में घूम गई। अचानक उसकी नजर जूलीसोंग पर पड़ी जो जंजीरों से बंधी नीम बेहोश पड़ी थी। मारिया लपक कर उसके पास आ गई। इतने में बूढ़ा नौकर भी वहां आ गया और गौर से जूलीसोंग को देखकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मारिया ने जूलीसोंग को बुलाया, जूलीसोंग, मैं मारिया हूँ, मारिया, होश करो। जूलीसोंग ने आंखें खोल दी और कमजोर आवाज में बोली, मारिया, इसको सामने से हटाओ, इसको सामने से हटाओ। मारिया ने देखा कि जूलीसोंग के सामने एक तिकोना सितारा जो तांबे जैसी धात का बना हुआ था मेज पर इस तरह खड़ा कर दिया गया था कि उसकी शुआएं जूलीसोंग पर पड़ रही थीं। ये शुआएं उसे कमजोर बनाए हुए थीं और उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। मारिया ने जल्दी से तिकोने सितारे को हटाकर जमीन पर रख दिया। जूलीसोंग को होश आना शुरू हो गया। उसकी खोई ताकत वापस आने लगी। मारिया ने आहिस्ता से कहा, यह सब कुछ क्या है जूली? जूली ने धीमी आवाज में योगर्ट के मंसूबे के बारे में मारिया को सब कुछ बता दिया। मारिया ने कहा, वो जाए जहन्नुम में, तुम मेरे साथ यहां से निकल चलो। शहर के बाहर वाली गार में नाग और केटी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जूलीसोंग ने पूछा, क्या नाग भैया भी आ गया है? मारिया ने कहा, हाँ, तुम चलो, तुम्हें उससे मिलाती हैं। इसके साथ ही मारिया ने जूलीसोंग की जंजीरें तोड़ डाली। जूलीसोंग की ताकत भी बहाल हो गई थी। वो उठ खड़ी हुई। उसने झुककर तांबे का तिकोनी सितारा उठा लिया और बोली, ये सितारा हमारे काम आ सकता है। कम से कम योगर्ट को अब ये खला में नहीं ले जा सकेगा। अचानक दरवाजा खुला और योगर्ट अंदर दाखिल हुआ। उसने जूलीसोंग को जंजीरों से आजाद होश में देखा तो गुस्से में आकर उसने दरवाजा बंद करके चिटखनी लगा दी और गजबनाक आवाज में बोला, तुम यहां से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकोगी। जूलीसोंग ने मुस्कुराकर उसे तांबे का सितारा दिखाते हुए कहा,
जिस सितारे का तुम घुमंड कर रहे थे वो अब मेरे पास आ चुका है। योगर्ट बौखला सा गया। ये मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। जूली सॉन्ग ने मारिया से कहा, ये तुम्हारा है मारिया, इसे वापस ले लो। मारिया ने जूली सॉन्ग की हथेली से सितारा उठा लिया। योगर्ट ने जूली सॉन्ग की हथेली से तांबे के सितारे को अचानक गायब होते देखा तो खौफजदा हो गया, मगर वो हर हालत में अपना तांबे का सितारा वापस लेना चाहता था। उसने तैश में आकर जूली सॉन्ग को बाजू से पकड़कर खींचना चाहा, मगर इसके साथ ही जूली सॉन्ग ने आंख से सफेद शुआ निकालकर उस पर फेंकी और साथ ही उसे जमीन से 10 फुट ऊपर फिजा में उठा दिया। ये हालत देखकर योगर्ट के होश उड़ गए। वो थर थर कांपने लगा। उसने हाथ बांधकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मारिया ने ऊपर फिजा में बुलंद होकर योगर्ट को गर्दन से दबोच लिया और बोली, तुम कौन होते हो आज़ाद करने वाले? जूली सॉन्ग पहले ही आज़ाद थी। हाँ, अब तुम गुलाम जरूर हो। और मारिया ने जूली सॉन्ग से कहा कि इस दौलत के लालची को नीचे गिरा दो। जूली सॉन्ग ने नजर हटा ली और योगर्ट धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। योगर्ट जमीन पर पड़ा कराह रहा था। जूली सॉन्ग ने कहा, तुम दौलत हासिल करने के लिए खला में जाना चाहते थे। ये बड़ा घटिया मकसद था, इसलिए तुमने मुझ पर जुल्म किया। तुम किसी को कत्ल भी कर सकते थे, मगर मैं तुझे माफ करती हूँ। सिर्फ ये तिकोना सितारा अपने साथ लिए जा रही हूँ। ये तुम्हारे दादा की खलाई निशानी बनकर मेरे पास रहेगा। हाँ, तुम्हारे गोदाम को जहाँ तुम खलाई जहाज बना रहे थे मैं तबाह करने जा रही हूँ। ये कहकर जूली सॉन्ग और मारिया मकान से बाहर निकल आई। मारिया ने जूली सॉन्ग को वो गोदाम दिखाया जहाँ योगर्ट खलाई जहाज तैयार कर रहा था। जूली सॉन्ग ने गोदाम की तरफ देखा और फिर आंख से नीली शुआ निकाली। नीली शुआ एक रॉकेट की तरह गोदाम पर पड़ी। एक जबरदस्त धमाका हुआ और अंधेरी रात एक लम्हे के लिए रोशन हो गई। गोदाम जलकर राख हो गया और इसके साथ अंदर आधा बना हुआ खलाई जहाज और दूसरी तमाम कीमियाई चीजें तबाह हो चुकी थीं।